वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैंटिलीवर मेथड को एक्सप्लेन किया था और आज हम करेंगे फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड को करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर किए थे लेटरल लोड के, उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। तो हमारा चल रहा था अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर द लेटरल लोड, मतलब एक बिल्डिंग फ्रेम है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब हमारा लेटरल फोर्स अप्लाइड होता है तब हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम एक्सियल फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, शियर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने 3 मेथड हमने आपको बताए थे। फर्स्ट मेथड था पोर्टल मेथड, सेकंड मेथड था हमारा कैंटिलीवर मेथड एंड थर्ड मेथड था हमारा फैक्टर मेथड। तो हमने आपको सबसे पहले पोर्टल मेथड बताया था और द पोर्टल मेथड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 2 assumptions। 2 assumptions बताई थी। नंबर 1, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर लाई एट ए मिड स्पान एंड, मतलब किसी भी मेंबर का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर जो होगा मिड स्पान में लाई करेगा। और सेकेंड assumptions बताई थी मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय द इंटीरियर कॉलम इज जस्ट डबल एक्सटीरियर कॉलम, मतलब इंटीरियर कॉलम का जो भी हॉरिजॉन्टल शियर होगा वो एक्सटीरियर का डबल होगा। और इसकी प्रॉब्लम को मैंने 5 स्टेप्स में सोल्व करी थी। अगर आपको पता हो तो पोर्टल मेथड के अंदर स्टेप 1 के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल शियर निकाला था, स्टेप 2 के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल शियर की हेल्प से कॉलम के मूवमेंट को फाइंड आउट किया था जिसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, और स्टेप 3 के अंदर बीम के मूवमेंट को फाइंड आउट किया था, इसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था। स्टेप 4 के अंदर हमने बीम के मोमेंट की हेल्प से शियर को फाइंड आउट किया था और इसको हमने F से रिप्रेजेंट किया था। एंड लास्ट स्टेप के अंदर हमने एक्सियल फोर्स इन वेरियस कॉलम फाइंड आउट किया था। तो उसके बाद हमने सेकंड जो हमने मेथड पढ़ा था कैंटिलीवर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉलोइंग 2 assumptions। फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर इन ऑल मेंबर लाई एट ए मिड स्पान एंड assumption नंबर 2 में हमने बात की थी एक्सियल स्ट्रेस इन वेरियस कॉलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर साइनटोइडल डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम को भी हमने 5 स्टेप्स में सोल्व आउट किया था। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड आउट किया था। देखो, फाइंड करने से पहले तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी कॉलम्स हैं उनका एरिया जो है सेम है। ठीक है, और उसके बाद हम फर्स्ट नंबर की स्टेप में हम फाइंड करते हैं साइनटोइडल डिस्टेंस, है ना। पहले तो हम उस पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर की साइनटोइडल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उस पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर की साइनटोइडल डिस्टेंस निकालने के बाद हम वेरियस कॉलम की साइनटोइडल डिस्टेंस x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्टेप नंबर 2 के अंदर कैंटिलीवर मेथड के अंदर हमने निकाला था एक्सियल फोर्स, मतलब कैंटिलीवर मेथड जो होता है वो हमारा पोर्टल मेथड से जस्ट अपोजिट होता है, इसमें हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, उसकी लास्ट स्टेप को यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बना देंगे यहाँ पर बस। ठीक है, तो पहली स्टेप तो हमने निकाल ली साइनटोइडल डिस्टेंस। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम निकालते हैं एक्सियल फोर्स। अगर 2 स्टोरी है तो एक्सियल फोर्स फॉर फर्स्ट स्टोरी। स्टेप 3 के अंदर एक्सियल फोर्स फॉर सेकेंड स्टोरी। ठीक है, और स्टेप 4 के अंदर फिर हम निकालेंगे जो भी हमने एक्सियल फोर्स निकाला उससे हम निकाल देंगे शियर, बीम का शियर। और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम बीम के शियर से निकाल देंगे बीम का मोमेंट, और स्टेप नंबर 6 के अंदर बीम के मोमेंट से निकाल देंगे कॉलम का मोमेंट। जस्ट पोर्टल मेथड का अपोजिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर मेथड जो कि इन दोनों मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और अगर इसकी हम थोड़ी डेरिवेशन की बात करें तो इसकी डेरिवेशन भी RTU के लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पोर्टल मेथड, दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन आइदर पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड एंड इज मोर यूजफुल व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेरियस मेंबर like as a column or beam are different. The both cantilever method as well as portal method assume uniform moment of inertia of member. ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। These method therefore depend on some stress assumptions, so limiting analysis to be based on equation of static only. Factor method is based on assumptions regarding the elastic action of the structure
फॉर एनालिसिस बाय द फैक्टर मेथड द रिलेटिव स्टिफनेस फॉर ईच मेंबर ऑफ द फ्रेम और स्ट्रक्चर शुड बी नोन। द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखिए फैक्टर मेथड की पहली बात तो ये आ गई, ये मेथड जो है हमारा पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरी चीज़, जो हमारा पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड होता था वहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता होती थी, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये जो हमारा मेथड है, ठीक है, उसमें तो अगर किसी भी मेंबर की स्टिफनेस मतलब ये मेथड हमारा जो है स्टैटिक इक्वेशन पे बेस्ड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है इसकी खास बात, अगर इसमें वेरियस मेंबर की आपको स्टिफनेस दे रखी है, ठीक है, और डिफरेंट भी दे रखी है, तो भी ये मेथड उसका एनालिसिस इजीली कर लेगा। बट वहाँ इस केस के अंदर वहाँ पर ये दोनों मेथड फेल हो जाएंगे। अगर आपको वेरियस मेंबर दे रखी है और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट दे रखी है तो पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड वहाँ पर हमारा फेल हो जाएगा। उस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड जो है हमारा इसलिए पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉब्लम को इजीली सोल्व आउट कर देता है। अगर आपको मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम दे रखी है तो भी सोल्व आउट कर देगा। मेंबर्स की प्रॉपर्टी, मेंबर्स की स्टिफनेस अगर आपको डिफरेंट दे रखी है तो भी ये उस प्रॉब्लम का एनालिसिस कर देगा। कैसे करेगा उसको अपन फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर मेथड की जो पहली स्टेप होगी वो क्या होगी हमारी? कैलकुलेट द गर्डर फैक्टर जी फॉर ईच जॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर पहला काम जो होगा हमारा फैक्टर मेथड के अंदर वो क्या होगा? गर्डर फैक्टर जी निकालेंगे, है ना। और गर्डर फैक्टर जी कहाँ निकालते हैं? वेरियस जॉइंट पे निकालते हैं। मतलब ये जॉइंट हो गया, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, ठीक है। अब गर्डर फैक्टर जी कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस जॉइंट की बात करते हैं तो इस जॉइंट के लिए गर्डर फैक्टर जी का क्या फॉर्मूला होगा? देखिए यहाँ बताया भी है, जी इक्वल टू समीशन के सी अपॉन समीशन के। या समीशन के सी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द कॉलम एट दैट जॉइंट। और समीशन के का मतलब क्या होता है? सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर, ठीक है। तो पहली स्टेप में जो हम करेंगे वो गर्डर फैक्टर निकालेंगे ईच जॉइंट का, और उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग G+1 दे रखा है और इसके अंदर अगर आपको गर्डर फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो गर्डर फैक्टर हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे इस जॉइंट के लिए, फर्स्ट फाइंड करेंगे हम इस जॉइंट के लिए। तो इसका गर्डर फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका गर्डर फैक्टर हो जाएगा स्मॉल जी इक्वल टू, है ना, कॉलम की स्टिफनेस का सम। कॉलम की स्टिफनेस कौन सी है हमारी? K6 डिवाइडेड बाय इस जॉइंट पर जितने भी मेंबर हैं उनकी स्टिफनेस का सम। तो इस जॉइंट पर हमारे दो मेंबर हैं K1 प्लस K6, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको जी की अगर आपको गर्डर फैक्टर निकालना है तो इसकी कॉलम की स्टिफनेस के अंदर इन दोनों की कॉलम की स्टिफनेस का, इन दोनों मेंबर की स्टिफनेस का सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें GH निकालना है, ठीक है, अगर हमें GH निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए H पॉइंट के अंदर कॉलम कितने हैं? एक ही है, तो हम बोल देंगे, और HE की स्टिफनेस कितनी है? K5 डिवाइडेड बाय, और इस H पॉइंट पर हमारे मेंबर कितने टच हैं? 3 मेंबर टच हैं, और उनकी स्टिफनेस कितनी है? K1 प्लस K2 प्लस K5। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गई होगी। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम निकालेंगे कैलकुलेट द गर्डर फैक्टर। और गर्डर फैक्टर कैसे निकालना है? ईच जॉइंट के अंदर उस जॉइंट पर जो भी कॉलम दे रखा है उसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय उस जॉइंट पर जितने भी मेंबर हैं उसकी स्टिफनेस का सम, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है हमारी कैलकुलेट द कॉलम फैक्टर C फॉर ऑल जॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम कॉलम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, और कॉलम फैक्टर को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपने गर्डर फैक्टर निकाला था, ठीक है, उसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है, और हमारा कॉलम फैक्टर हो जाएगा कॉलम फैक्टर स्मॉल c,
कॉलम फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। कॉलम फैक्टर स्मॉल सी इक्वल टू 1 माइनस जी। ठीक है, तो जितने भी हमने कॉलम गर्डर फैक्टर निकाले हैं उसी जॉइंट के अंदर अगर आपको कॉलम फैक्टर निकालना है तो उसको सिंपल 1 से माइनस कर दो। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को जो अप्लाई कर रहे हैं हम इस G+1 बिल्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फिगर शो है, सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, इसकी रिलेटिव स्टिफनेस भी हमें दे रखी है K1 K2 K3 K4। ठीक है, और इसके लिए हमें एनालिसिस करना है। तो पहली स्टेप तो हमने निकाली दी। इस स्ट्रक्चर के लिए अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले कॉलम फैक्टर निकाल दिया, और कॉलम फैक्टर निकाल दिया वेरियस जॉइंट के लिए, और जो भी हमारा कॉलम फैक्टर आया, सॉरी पहले हमने निकाला गर्डर फैक्टर निकाला, जो भी हमारा गर्डर फैक्टर आया उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया तो हमारा कॉलम फैक्टर आ गया। तो 2 स्टेप आपकी एकदम क्लियर है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे ड्रॉ द टेबल। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा जॉइंट्स का, और यहाँ मैंने स्पेसिफाई भी किया है इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल नेम ऑफ ऑल जॉइंट्स आर एंटर। क्लियर है? ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर जो हमने टेबल ड्रॉ करी है उसका सेकेंड कॉलम जो होगा उसमें हम एंटर करेंगे उन जॉइंट्स के मेंबर को, और यहाँ हमने स्पेसिफाई भी किया है सेकेंड कॉलम कंटेंट्स ऑल मेंबर एट ईच जॉइंट। ठीक है, और टेबल के अंदर जो हमारा थर्ड कॉलम होगा उसमें हम रखेंगे किसको, इन द थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग गर्डर और कॉलम फैक्टर आर एंटर्ड। ठीक है, मतलब जो भी हमारे कॉलम और जो भी हमारी बीम है उसके जो भी कॉलम फैक्टर और गर्डर फैक्टर है उसको थर्ड कॉलम में एंटर करेंगे। ठीक है, और इसी टेबल के फोर्थ कॉलम के अंदर हम किसको एंटर करेंगे, हाफ वैल्यू ऑफ कॉलम फैक्टर और गर्डर फैक्टर ऑफ द अपोजिट एंड ऑफ द मेंबर आर एंटर्ड। ठीक है, तो जो हमारी टेबल है इस टेबल के फोर्थ कॉलम के अंदर हम जो भी हमारा कॉलम फैक्टर आया था या जो भी हमारा गर्डर फैक्टर आया था उसकी हमें हाफ वैल्यू का एंटर करनी है, उसकी हमें हाफ वैल्यू का एंटर करनी है, और हाफ वैल्यू भी कौन सी वाली एंटर करनी है, अपोजिट एंड की। फॉर एग्जांपल ए बी हमारा मेंबर है, उसका कॉलम फैक्टर है 4, है ना, और तो इसका अपोजिट कौन हो गया, बी ए। तो हमें ए बी की वैल्यू पुट नहीं करनी, अपोजिट की पुट करनी है, बी ए की पुट करनी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर जो कॉलम 4 है उसमें हम लिखेंगे हाफ वैल्यू ऑफ कॉलम फैक्टर और गर्डर फैक्टर ऑफ द अपोजिट एंड ऑफ द मेंबर। अगर हम ए बी के लिए बात कर रहे हैं तो ए बी का अपोजिट एंड कौन सा हो जाएगा, बी ए। तो बी ए की जो भी कॉलम फैक्टर या गर्डर फैक्टर होगा उसकी हाफ वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने यहाँ पर 4 कॉलम स्पेसिफाई कर दिए टेबल के अंदर। ठीक है, और 5th कॉलम के हमने कैसे क्रिएट किया टेबल के अंदर, जो भी आपका कॉलम नंबर 3 आया था, कॉलम नंबर 4 आया था, उसको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी उसको हमने टेबल में कॉलम 5 में स्पेसिफाई कर दिया, और कॉलम 5 को हमने अलग से एक स्टेप भी बना दी। आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इसकी स्टेप बना दी, मतलब कॉलम 4 तक तो मैंने इसको स्टेप नंबर 3 तक रखा, और जैसे हमने कॉलम 5 को क्रिएट किया तो कॉलम 5 में जो भी वैल्यू आई उसको हमने स्टेप नंबर 4 में स्पेसिफाई कर दिया। तो स्टेप नंबर 4 में हमने लिख दिया सम ऑफ कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 एंड दीज वैल्यू आर एंटर इन कॉलम 5। ठीक है, तो टेबल के अंदर जो कॉलम 5 क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको हमने स्टेप 4 बोल दिया। ठीक है, अब टेबल के अंदर कॉलम 6 कैसे क्रिएट होगा, टेबल में जो कॉलम 6 है उसको हमने बोला सिर्फ स्टिफनेस, जो भी हमें मेंबर की स्टिफनेस दे रखी होगी उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, और एंटर करके उसको हमने बना दिया स्टेप 5, द वैल्यू ऑफ के एंटर इन द कॉलम 6। ठीक है, तो टेबल की जो भी कॉलम था हमारा कॉलम 6 उसकी वैल्यू को हमने स्टेप 5 बना दिया।
और इस टेबल की का जो लास्ट कॉलम है वो हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम 7, और कॉलम 7 को हमने बोल दिया कॉलम मोमेंट फैक्टर या गार्डर मोमेंट फैक्टर। अब कॉलम मोमेंट, ठीक है, पहले वाला कॉलम फैक्टर था, अब जो हम निकाल रहे हैं टेबल के अंदर जो कॉलम 7 है उसमें जो हम निकाल रहे हैं कॉलम मोमेंट फैक्टर या गार्डर मोमेंट फैक्टर, जिसको हम कैपिटल G और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कॉलम 5 को अगर आप कॉलम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा आ जाएगा कॉलम नंबर 7, जिसको हम बोलते हैं कॉलम मोमेंट फैक्टर और गार्डर मोमेंट फैक्टर, जिसको हमने कैपिटल G या कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी हमने स्टेप नंबर 6 क्रिएट कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गई होगी। टेबल के अंदर जो स्टार्टिंग के 4th कॉलम है उसको मैंने 3rd स्टेप में स्पेसिफाई किया, और टेबल का जो 5वां कॉलम है उसको स्टेप 4 में स्पेसिफाई किया। टेबल का 6ठा जो कॉलम है उसको स्टेप 5 में स्पेसिफाई किया, और टेबल का जो 7वां कॉलम है उसको स्टेप नंबर 6 में स्पेसिफाई किया, और स्टेप नंबर 6 तक हमने कॉलम मोमेंट फैक्टर और गार्डर मोमेंट फैक्टर निकाल लिया। अब स्टेप 7 और 8 के अंदर जो भी हमने कॉलम मोमेंट फैक्टर और गार्डर मोमेंट फैक्टर निकाला है उसकी हेल्प से हम कॉलम मोमेंट और बीम मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 7 में देखिए, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉलम मोमेंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द कॉलम मोमेंट। अब कॉलम मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कॉलम मोमेंट के लिए फर्स्ट चीज़ चाहिए हमें कॉलम मोमेंट फैक्टर, जो कि हम निकाल चुके, और सेकंड चीज़ चाहिए हमें टोटल कॉलम मोमेंट फॉर ईच स्टोरी। ठीक है, अगर हम ईच स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट को उसके कॉलम मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर मेंबर का कॉलम मोमेंट पता चल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 7 के अंदर हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द कॉलम मोमेंट। अब कॉलम मोमेंट किसी भी स्टोरी के कॉलम का कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको फर्स्ट स्टोरी के किसी भी कॉलम का कॉलम मोमेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको उसका कॉलम मोमेंट फैक्टर निकालना होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और उसके बाद हमें उस स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, और जब हम टोटल कॉलम मोमेंट को कॉलम मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर मेंबर का कॉलम आ जाएगा, पर्टिकुलर मेंबर का कॉलम मोमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई हमारी स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर अगर मुझे इस कॉलम का कॉलम मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम का कॉलम मोमेंट फैक्टर निकालूंगा, और जो भी कॉलम मोमेंट फैक्टर आएगा उस कॉलम मोमेंट फैक्टर को इस पूरी स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इस कॉलम का कॉलम मोमेंट पता लग जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस कॉलम का कॉलम मोमेंट निकालना है तो इस कॉलम का जो भी कॉलम मोमेंट फैक्टर होगा उस कॉलम मोमेंट फैक्टर को इस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस स्टोरी का कॉलम मोमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए और इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे, बट उसके लिए हमें टोटल कॉलम मोमेंट आना चाहिए। तो देखिए स्टेप नंबर 7 को में टोटल कॉलम मोमेंट निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, टोटल कॉलम मोमेंट ऑफ ईच स्टोरी। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 स्टोरी थी, एक बॉटम स्टोरी एक टॉप स्टोरी। तो देखिए टोटल कॉलम मोमेंट, ठीक है, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, टोटल कॉलम मोमेंट कैपिटल A फॉर ईच स्टोरी इज फाउंड बाय द रिलेशन। और टोटल कॉलम मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू स्मॉल h डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ C। कैपिटल A का मतलब हो गया टोटल कॉलम मोमेंट फॉर ईच स्टोरी, कैपिटल H का मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अबाउट डेट स्टोरी, मतलब उस स्टोरी पर जो भी लेटरल फोर्स आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल H। स्मॉल h का मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ स्टोरी, उस स्टोरी की क्या हाइट है। ठीक है, एंड समेशन ऑफ C का मतलब हो जाएगा सम ऑफ कॉलम मोमेंट फैक्टर, मतलब जो हमारी वो जो स्टोरी है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनके कॉलम मोमेंट फैक्टर का सम। अभी कॉलम मोमेंट फैक्टर हमने कहाँ निकाले थे, जो हमने टेबल क्रिएट करी थी ना, इस टेबल के अंदर जो 7th स्टेप जो 7th कॉलम था
इसमें जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी कॉलम मोमेंट फैक्टर या बीम मोमेंट फैक्टर। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, कॉलम का टोटल मोमेंट आ जाएगा, और जैसे ही कॉलम का टोटल मोमेंट आ जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उस कॉलम का मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने बात करी है, जैसे कोई हमारा एक मेंबर है MGD, ठीक है, मतलब कोई हमारा, मतलब हम ये बोल देते हैं, ये जैसे कोई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, इसमें हमारा फर्स्ट मेंबर क्या था, ये MGD था ना, जिसे हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा MGD है और GD मेंबर है। GD मेंबर का अगर आपको कॉलम मोमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस A1 इंटू CGD, मतलब अगर आपको इस कॉलम का कॉलम मोमेंट निकालना है तो इस स्टोरी का जो भी टोटल मोमेंट था जिसको हमने A1 बोला, उसको हम क्या करेंगे, इस कॉलम के कॉलम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस कॉलम का कॉलम फैक्टर क्या है हमारे पास, CGD। ठीक है, तो MGD इक्वल टू A1 इंटू CGD, ऐसे आप वेरियस मेंबर का कॉलम मोमेंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा मेंबर है HE, ठीक है, और इसका हमें कॉलम मोमेंट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, MHE इक्वल टू, ठीक है, MHE इक्वल टू A1 इंटू CHE। ठीक है, HE मेंबर का अगर आपको कॉलम मोमेंट निकालना है तो उसको उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से, उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट को उसके कॉलम मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। जैसे फॉर कोई एग्जांपल है हमारा, कोई DA हमारा मेंबर है, उसका अगर आपको कॉलम मोमेंट निकालना है, अब वो DA मेंबर जो है हमारा ग्राउंड स्टोरी का है, और ग्राउंड स्टोरी का हमारा टोटल कॉलम मोमेंट है A नोड। ठीक है, तो उस ग्राउंड स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट को जैसे ही कॉलम मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उस मेंबर का कॉलम मोमेंट आ जाएगा। तो कॉलम मोमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, कॉलम मोमेंट फैक्टर को उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारी आती है, ठीक है भैया, हमने मान लिया कि अगर आपको किसी भी मेंबर का कॉलम मोमेंट निकालना है तो कॉलम मोमेंट फैक्टर को उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मेंबर का कॉलम मोमेंट आ जाएगा। बट बीम मोमेंट कैसे निकालें, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द गर्डर मोमेंट कैसे निकालें, तो देखिए गर्डर मोमेंट या बीम मोमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम जिस बीम के लिए भी या हम जिस गर्डर के लिए भी गर्डर मोमेंट निकाल रहे हैं उसका एक गर्डर मोमेंट फैक्टर होता है, उस गर्डर मोमेंट फैक्टर को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उस बीम का गर्डर मोमेंट या बीम मोमेंट आ जाएगा। एक बार फिर सुनिए, अगर आपको किसी भी बीम का बीम मोमेंट निकालना है तो उस बीम का एक बीम मोमेंट फैक्टर होगा जो कि हमने टेबल 3 के जो टेबल बनाई थी उसमें जो कॉलम 7 था उसमें आया था गर्डर मोमेंट फैक्टर, है ना, गर्डर के लिए गर्डर मोमेंट फैक्टर, बीम के लिए कॉलम मोमेंट फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, अगर आपको किसी भी बीम का बीम मोमेंट निकालना है तो उस बीम का जो भी बीम मोमेंट फैक्टर है उस बीम मोमेंट फैक्टर को जब आप बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका बीम मोमेंट आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि बीटा फैक्टर कैसे निकालें। तो देखिए बीटा फैक्टर निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है बीटा फैक्टर निकालने का, सम ऑफ कॉलम मोमेंट एट द जॉइंट, बीटा इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ कॉलम मोमेंट एट द जॉइंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ गर्डर मोमेंट फैक्टर एट दैट जॉइंट। अगर आपको किसी भी पॉइंट के लिए बीटा की वैल्यू निकालनी है तो उस पॉइंट पर जो भी कॉलम आ रहा है उसका कॉलम मोमेंट का सम डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, उस जॉइंट पर जितनी भी बीम्स आ रही हैं उसके गर्डर मोमेंट का फैक्टर का सम का डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा बी पॉइंट है, अगर मुझे इस बी पॉइंट के लिए बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पर जो भी कॉलम आ रहे हैं उनके कॉलम मोमेंट का सम ले लेंगे डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पर जितनी भी बीम्स आ रही है उसके गर्डर मोमेंट फैक्टर का सम ले लेंगे। ठीक है, जब उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है
और जैसे ही बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो उस बीटा को जैसे ही आप उस बीम के गर्डर मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस बीम का बीम मोमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा डीई मेंबर है, उस डीई मेंबर का आपको अगर बीम मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, बीटा को उस बीम के गर्डर मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली कोई एचआई मेंबर है, एचआई मेंबर का अगर आपको बीम मोमेंट फाइंड आउट करना है तो बीटा को उस बीम के गर्डर मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गई होगी। पहली स्टेप में हमने क्या निकाला था, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था कैलकुलेट द गर्डर मोमेंट फैक्टर। स्टेप नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट द सेकेंड स्टेप के अंदर हमने निकाला था बीम मोमेंट फैक्टर या गर्डर मोमेंट, सॉरी देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहली स्टेप में तो हमने निकाला था गर्डर फैक्टर, पहली स्टेप में हमने निकाला था गर्डर फैक्टर। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने निकाला कॉलम फैक्टर। स्टेप 3 के अंदर हमने टेबल ड्रॉ करी और उस टेबल के अंदर फोर्थ कॉलम को हमने स्टेप नंबर 3 में स्पेसिफाई कर दिया और फिफ्थ कॉलम को हमने स्टेप 4 में स्पेसिफाई कर दिया और सिक्स कॉलम को हमने स्टेप 5 में स्पेसिफाई कर दिया एंड सेवन्थ कॉलम को हमने स्टेप नंबर 6 में स्पेसिफाई कर दिया और सेवन्थ कॉलम में हमने फाइंड आउट कर लिया था कॉलम मोमेंट फैक्टर और गर्डर मोमेंट फैक्टर। ठीक है, और कॉलम मोमेंट फैक्टर और गर्डर मोमेंट फैक्टर से हमने फाइंड आउट कर लिया कॉलम मोमेंट और गर्डर मोमेंट। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम सिंपल सी। तो देखिए यहाँ पर हम एक फैक्टर मेथड की एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, एनालाइज द फ्रेम एज शोन फिगर बाय फैक्टर मेथड स्केच द BMD एंड रिलेटिव K वैल्यूज़ आर रिटन ऑन द मेंबर। मतलब एक हमें G+1 बिल्डिंग दे रखी है, उस G+1 बिल्डिंग के अंदर हमें वेरियस स्टिफनेस दे रखी है मेंबर्स की। ये स्टिफनेस है हमारी, है ना, 2 1 2 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, ये वेरियस स्टिफनेस हमें दे रखी है और बोला है, और स्टिफनेस देखो डिफरेंट दे रखी है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, अगर मेंबर्स की स्टिफनेस डिफरेंट है, अगर मेंबर्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उस केस में कौन सा मेथड हम एप्लीकेबल करते हैं, फैक्टर मेथड। इसलिए फैक्टर मेथड जो है पोर्टल और कैंटिलीवर से मोर एक्यूरेट होता है। तो देखिए इसको हम फैक्टर मेथड से सोल्व करते हैं और फैक्टर मेथड की जो हमारी पहली स्टेप थी वो क्या थी, पहली स्टेप थी हमारी कैलकुलेट द गर्डर फैक्टर स्मॉल g एट वेरियस जॉइंट। ठीक है, पहली स्टेप क्या थी हमारी, कैलकुलेट द गर्डर फैक्टर स्मॉल g एट ऑल जॉइंट। और गर्डर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। गर्डर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू समीशन KC अपॉन समीशन K। ठीक है, समीशन KC का मतलब होता है उस जॉइंट पर जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उसकी स्टिफनेस का सम, और समीशन K का मतलब होता है उस जॉइंट पर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनकी स्टिफनेस का सम। अगर हम बात करें इस G मेंबर के गर्डर फैक्टर की तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू इस जॉइंट पर कॉलम कितना आ रहे हैं, कॉलम एक ही आ रहा है तो इसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय इस जॉइंट पर कितने मेंबर आ रहे हैं, 2 मेंबर आ रहे हैं तो इनकी स्टिफनेस का सम, ये हमारा क्या कहलाएगा, गर्डर फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपको गर्डर फैक्टर इस जॉइंट के लिए भी निकालना है, इस जॉइंट के लिए भी निकालना है, इस जॉइंट के लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है। अगर मैं बात करूं ई पॉइंट की, अगर आपको ई पॉइंट के लिए यदि आपको गर्डर फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई पॉइंट पर जितने भी कॉलम आ रहे हैं उसकी स्टिफनेस का सम। तो ई पॉइंट पर कितने कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम, तो इसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी हमारी 2+2, क्या हो जाएगी 2+2 और डिवाइडेड बाय वेरियस मेंबर की स्टिफनेस का सम। तो वेरियस मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे, चारों मेंबर की स्टिफनेस का सम हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें ई पॉइंट का गर्डर फैक्टर आ जाएगा। तो गर्डर फैक्टर निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस पॉइंट के लिए भी हम गर्डर फैक्टर निकाल रहे हैं उस पॉइंट की कॉलम की स्टिफनेस का सम
डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनकी स्टिफनेस का सम। ठीक है, तो यहाँ हमने वेरियस जॉइंट्स के लिए गर्डर फैक्टर को सिंपली फाइंड आउट कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचेंगे हम G पॉइंट, H पॉइंट, I, D, E, F निकाल लिया। ठीक है, हमने भाई गर्डर फैक्टर इनके लिए निकाल लिया, बट हमने इसके लिए क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इन पॉइंट्स में कोई गर्डर ही नहीं है। तो जब इन पॉइंट्स में कोई गर्डर ही नहीं है, कोई गर्डर टेस्ट नहीं है, तो इनका गर्डर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट के जो 3 पॉइंट्स थे उनका गर्डर फैक्टर नहीं निकाला, क्योंकि इसमें कोई गर्डर टच नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने गर्डर फैक्टर निकाल दिया। गर्डर फैक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? कॉलम की स्टिफनेस का सम डिवाइडेड बाय उस जॉइंट पर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्टिफनेस का सम। अब हम बात करते हैं कॉलम फैक्टर। तो कैलकुलेट द कॉलम फैक्टर स्मॉल c फॉर द ऑल जॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, जितने भी जॉइंट्स हैं और उस वेरियस जॉइंट्स में सब जॉइंट्स के लिए हम क्या निकालेंगे? कॉलम फैक्टर, क्योंकि ईच जॉइंट एक कॉलम रखता है, तो सब जॉइंट्स के लिए कॉलम फैक्टर फाइंड आउट होगा। और कॉलम फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है, 1 में से जैसे ही आप गर्डर फैक्टर को माइनस करोगे तो हमारा कॉलम फैक्टर आ जाएगा। अगर हम बात करें G पॉइंट की, तो G पॉइंट के अंदर अगर आप कॉलम फैक्टर निकालोगे तो हमारा हो जाएगा CG। तो 1 में से जैसे ही इसके हम गर्डर फैक्टर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम फैक्टर। इसी तरह से H के लिए निकाल सकते हो। अगर H का हम कॉलम फैक्टर निकालें तो वो क्या हो जाएगा? CH माइनस 1 माइनस GH। ठीक है, तो हमने CG निकाल दिया, CH निकाल दिया, CI, CD, CE, CF। हाँ, लास्ट वाले जॉइंट देखिए हमारे ABC। अगर हम इसकी बात करें, इसके अगर हम कॉलम फैक्टर की बात करें तो इसका कॉलम फैक्टर का फॉर्मूला भी वही लगेगा। जैसे हम बात करें CA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस GA। ठीक है, अब GA की वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 है, तो CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। CB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और CC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है जो हमारे बेस वाले होते हैं फॉर द कॉलम फिक्स्ड एट द बेस, तो उनके लिए कॉलम फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि उस पर कोई बीम तो है नहीं, तो सारा का सारा फैक्टर कहाँ पर आएगा? कॉलम पर ही आएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या करा? बीम फैक्टर निकाल लिया या गटर फैक्टर निकाल दिया, और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने उसी बीम फैक्टर या गटर फैक्टर से हमने कॉलम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे? देखो, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम टेबल को ड्रॉ करते हैं 4th कॉलम तक। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम जो है टेबल को ड्रॉ करते हैं 4th स्टेप तक। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 के अंदर हम टेबल को ड्रॉ करते हैं 4th कॉलम तक। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के अंदर हम उसमें जॉइंट्स की वैल्यू को रखते हैं, सेकंड कॉलम के अंदर हम उसमें उस जॉइंट्स के वेरियस मेंबर को रखते हैं, थर्ड कॉलम के अंदर हम उस वेरियस मेंबर्स के कॉलम फैक्टर या गटर फैक्टर को रखते हैं, और उस टेबल के 4th कॉलम के अंदर हम रखते हैं हाफ वैल्यू ऑफ द कॉलम फैक्टर और गर्डर फैक्टर ऑफ द अपोजिट एंड। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप टेबल बनाइए, टेबल बना के फर्स्ट कॉलम में कॉलम को जॉइंट्स को एंटर कीजिए, सेकंड कॉलम में आप उसके मेंबर्स को एंटर कीजिए, थर्ड कॉलम में आप उसके कॉलम फैक्टर गर्डर फैक्टर को एंटर कीजिए, और 4th कॉलम के अंदर जो भी वो वेरियस मेंबर्स हैं उसकी हमें उसके कॉलम फैक्टर या गर्डर फैक्टर की वैल्यू लेनी है, हाफ वैल्यू लेनी है अपोजिट एंड की। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और उसको हम कॉलम नंबर 4 में रख देंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में हम ये करेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर जो कॉलम 3 और कॉलम 4 आया कि जो वैल्यू आई, उन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कॉलम टेबल की कॉलम नंबर 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे? जो भी हमारी टेबल चल रही थी उस टेबल के अंदर
कॉलम नंबर 6 के अंदर हम रिलेटिव स्टिफनेस को पुट करेंगे और रिलेटिव स्टिफनेस को हम यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 5 में स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉलम नंबर 5 है और जो भी हमारा कॉलम नंबर 6 है टेबल का, जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम टेबल के अंदर कॉलम नंबर 7 में एंटर करेंगे और वो जो वैल्यू होगी उसको हम बोल देंगे कॉलम मूवमेंट फैक्टर या गर्डर मूवमेंट फैक्टर, ठीक है। और ये चीज़ जो भी बताई है मैंने आपको, इसको मैंने यहाँ पर टेबल में भी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। फर्स्ट जो टेबल का जो हमारा फर्स्ट है वो क्या हो गया हमारा जॉइंट। टेबल का जो सेकंड कॉलम है वो हो गया हमारा मेंबर। टेबल का जो हमारा थर्ड कॉलम है वो हो गया हमारा गर्डर फैक्टर या कॉलम फैक्टर, जिसको हमने स्मॉल सी या स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया था। और टेबल का जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो है हाफ वैल्यू ऑफ द कॉलम फैक्टर ऑफ गर्ड या फिर गर्डर फैक्टर ऑफ द अपोजिट एंड, जिसको हमने स्टेप नंबर 3 में स्पेसिफाई किया था। अब हाफ वैल्यू ऑफ द कॉलम फैक्टर या गर्डर फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हम बात करें जीएच की, किसकी बात करें जीएच, तो जीएच का कॉलम फैक्टर या गर्डर फैक्टर क्या होगा इसके अपोजिट एंड का, और जीएच का अपोजिट एंड क्या होगा एच जी, ठीक है, क्या होगा एच जी। और एच जी का देखिए फैक्टर कितना है 0.4, तो इसकी हाफ वैल्यू लेनी है तो 0.4 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.4 का हाफ क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बात करें हम जीडी, तो जीडी का अपोजिट एंड क्या हो जाएगा डीजी होता है, ठीक है। और डीजी का गर्डर फैक्टर कितना था हमारा 0.43, तो इसकी भी हमें हाफ वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 0.43 का हाफ क्या हो जाएगा 0.22। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा फोर्थ कॉलम है इसमें हमें जो भी हमें मेंबर्स दे रखे हैं उस मेंबर्स के अपोजिट एंड की हाफ वैल्यू लेनी है कॉलम और गर्डर फैक्टर की, ठीक है। और उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया था स्टेप नंबर 3 के अंदर। और इस टेबल के अंदर जो आपको कॉलम 5 नज़र आ रहा है वो कैसे क्रिएट हुआ, जब हमने कॉलम 3 को कॉलम 4 में ऐड कर दिया तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 5 आ गया, और इस कॉलम नंबर 5 को हमने स्टेप 4 में स्पेसिफाई किया था, ठीक है। और इस टेबल के अंदर जो कॉलम 6 है उसमें हमने वेरियस मेंबर की रिलेटिव स्टिफनेस को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद उसको एक स्टेप का नाम दे दिया जिसको बोल दिया स्टेप नंबर 5। और इस टेबल के अंदर जो हमारा लास्ट कॉलम है कॉलम नंबर 7 वो कैसे क्रिएट हुआ, जब कॉलम 5 को हमने कॉलम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमने बोला गर्डर मोमेंट फैक्टर, उसको हमने बोला बीम मोमेंट फैक्टर, ठीक है, कैपिटल जी और कैपिटल सी, ठीक है। और इसकी वैल्यू को हमने कॉलम नंबर 7 में एंटर किया और उसको एक स्टेप का नाम दिया, वो स्टेप हो गई हमारी स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो लास्ट में हमने जो भी कॉलम मोमेंट फैक्टर या गर्डर मोमेंट फैक्टर निकाला उसी की हेल्प से हम निकालेंगे कॉलम मोमेंट और गर्डर मोमेंट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 के अंदर पहले हम बात करते हैं कॉलम मोमेंट की। कॉलम मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए। अगर आपको किसी भी स्टोरी के किसी भी कॉलम का कॉलम मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम के कॉलम मोमेंट फैक्टर को उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही उस कॉलम के कॉलम मोमेंट फैक्टर को आप उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें उस मेंबर का कॉलम मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें उस स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 में पहले हम उस स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और टोटल कॉलम मोमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले ही भी बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए। टोटल कॉलम मोमेंट फॉर ईच स्टोरी, किसी भी स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटल H मल्टीप्लाई बाय स्मॉल h डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ C। कैपिटल H का मतलब होता है टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अबव द स्टोरी, मतलब उस स्टोरी पर कितना टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, एक्ट हो रहा है। स्मॉल h का मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ द स्टोरी, मतलब उस स्टोरी की हाइट क्या है। और समीशन C का मतलब हो जाएगा सम ऑफ
कॉलम एंड मोमेंट फैक्टर ऑफ डेट स्टोरी, मतलब उस स्टोरी का कॉलम मोमेंट फैक्टर का सम। ठीक है, जैसे हमने बात करी टोटल कॉलम मोमेंट फॉर द टॉप स्टोरी। अगर हम टॉप स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट की हम बात करें, मतलब ये हमारी टॉप स्टोरी थी फॉर एग्जांपल, अगर इसकी आप टोटल कॉलम मोमेंट को उनकी बात करोगे तो इस पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा है 5, और इसकी हाइट कितनी है 3। तो देखिए हमने यहाँ पर कर दिया 5 × 3 डिवाइडेड बाय कॉलम मोमेंट फैक्टर। कॉलम मोमेंट फैक्टर का मतलब इन कॉलम का कॉलम मोमेंट फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टॉप स्टोरी का जब हमें टोटल कॉलम मोमेंट निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल H × स्मॉल h डिवाइडेड बाय समीशन C। कैपिटल H हो गया 5, स्मॉल h उसकी हाइट हो गई 3, और समीशन C का मतलब हो गया उस स्टोरी पर जितने भी कॉलम्स है उनके कॉलम मोमेंट फैक्टर का सम। ठीक है, और ये हमने इसमें फाइंड आउट किया था लास्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता होगा कि किस कॉलम का क्या कॉलम मोमेंट फैक्टर है। ठीक है, तो टॉप स्टोरी का जब आपको कॉलम मोमेंट निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल H × स्मॉल h डिवाइडेड बाय समीशन C। इसी तरह से अगर आपको बॉटम स्टोरी का निकालना है तो बॉटम स्टोरी में भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल H × स्मॉल h डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ C। बट यहाँ पर कैपिटल H में ध्यान रखना है उस बॉटम स्टोरी पर जो भी फोर्स आ रहा है उसके साथ साथ उस पर जो टॉप स्टोरी का फोर्स था हमें उसमें वो भी ऐड ऑन करना है। जैसे बॉटम स्टोरी पर जो हमारा फोर्स आ रहा था 10, बट टॉप पर कितना लग रहा था 5, तो बॉटम स्टोरी का टोटल फोर्स जो होगा वो होगा 10 + 5। हाइट तो पता ही है आपको 3, और डिवाइडेड बाय उस बॉटम स्टोरी के जितने भी मेंबर्स हैं उसके कॉलम मोमेंट फैक्टर का सम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉलम मोमेंट आ गया टॉप स्टोरी और बॉटम स्टोरी। जैसे ही टोटल कॉलम मोमेंट फॉर टॉप स्टोरी और बॉटम स्टोरी हमारा आ जाएगा तो हम वेरियस कॉलम्स का कॉलम मोमेंट निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा MGD है कॉलम है, ठीक है, MGD कॉलम का अगर आपको कॉलम मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब MGD जो मेंबर था हमारा, GD जो मेंबर था वो टॉप स्टोरी में आ रहा था, तो उसका कॉलम मोमेंट कैसे होगा, उसकी टॉप स्टोरी का कॉलम मोमेंट जिसको हमने 80 बोला मल्टीप्लाई बाय कॉलम मोमेंट फैक्टर। सिमिलरली अगर कोई हमारा GD मेंबर है उसका कॉलम मोमेंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट जिसको हमने बोला 80 मल्टीप्लाई बाय उस मेंबर का कॉलम मोमेंट फैक्टर जिसको हमने बोला CGD। ठीक है, ऐसे हम वेरियस कॉलम के लिए कॉलम मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉलम मोमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट को उस मेंबर के कॉलम मोमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरह से हम बॉटम स्टोरी के लिए भी निकाल देंगे। बॉटम स्टोरी के लिए अगर हमें DA मेंबर के लिए कॉलम मोमेंट निकालना है तो बॉटम स्टोरी का टोटल कॉलम मोमेंट हमारा हो गया AB और मल्टीप्लाई बाय उस मेंबर का कॉलम मोमेंट फैक्टर हो गया हमारा CDA। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी कॉलम के लिए कॉलम मोमेंट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, जिस मेंबर के लिए भी कॉलम मोमेंट निकालना है उस मेंबर के कॉलम मोमेंट फैक्टर को उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब हम बात करते हैं बीम मोमेंट की। अब हम बीम मोमेंट को कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए कॉलम मोमेंट आपने कैसे फाइंड आउट किया, कॉलम मोमेंट में हमने कुछ भी नहीं करा, जिस कॉलम के लिए भी हमें कॉलम मोमेंट निकालना था उसके कॉलम मोमेंट फैक्टर को उस स्टोरी के टोटल कॉलम मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और बीम मोमेंट में हम क्या करते हैं, जिस बीम के लिए भी आपको बीम मोमेंट निकालना है उस बीम के बीम मोमेंट फैक्टर को बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीम मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि बीटा कैसे निकालें। ठीक है, बीटा कैसे निकालें, तो बीटा निकालने का सिंपल सा तरीका है, कांस्टेंट B इक्वल टू सम ऑफ कॉलम मोमेंट एट दैट जॉइंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ गर्डर मोमेंट फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई G पॉइंट है, ठीक है, और इस G पॉइंट के लिए आपको बीटा निकालना है तो हमने क्या बोला,
सम ऑफ कॉलम मूवमेंट एट दैट जॉइंट, मतलब इस जॉइंट पर जितने भी कॉलम होंगे उनके मूवमेंट का सम, ठीक है, जो अभी हमने निकाला है प्रीवियस स्टेप में, उसमें डिवाइड करना है सम ऑफ गर्डर मूवमेंट फैक्टर, मतलब इस जी पॉइंट पर जितनी भी गर्डर है उसके गर्डर मूवमेंट फैक्टर का डिवाइड करना है, तो हमें इस जी पॉइंट का बीटा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी डायग्राम था उस डायग्राम में जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा जी पॉइंट, ठीक है, तो जी पॉइंट पर आपको पता है कॉलम सिर्फ एक ही था, तो हमने कर दिया एम जी डी डिवाइडेड बाय, और उस जी पॉइंट पर बीम भी एक थी, डिवाइडेड बाय गर्डर मूवमेंट फैक्टर, तो हमारा हो गया जी जी एच। इसी तरह से अगर हम जॉइंट एच की बात करें तो जॉइंट एच पर हमारा कॉलम सिर्फ एक ही था एच ई, और उस जॉइंट एच पर हमारे पास दो बीम अवेलेबल थी, एक एच जी और एक एच आई, तो हमने कर दिया एम एच ई इक्वल टू जी एच जी प्लस जी एच आई, ठीक है। आप एक बार इसमें भी दे सकते हैं डायग्राम के अंदर, देखिए एच के अंदर एक कॉलम है और दो बीम है। अगर हम आई की बात करें तो आई के अंदर हमारा एक कॉलम है और एक बीम है। तो सिंपल सा बीटा निकालने का फॉर्मूला है, जिस जॉइंट के लिए भी आप बीटा निकाल रहे हो उसका कॉलम मूवमेंट डिवाइडेड बाय उसका गर्डर मूवमेंट फैक्टर, ठीक है। और जैसे ही आप बीटा की वैल्यू निकाल दोगे तो बीम मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको जीएच मेंबर के लिए बीम मोमेंट निकालना है तो जीएच मेंबर का जो भी गर्डर मोमेंट फैक्टर था उसको उस जॉइंट के बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस बीम का हमारा बीम मोमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एच जी कोई हमारा मेंबर है उसका आपको बीम मोमेंट निकालना है, तो एच जी के गर्डर मोमेंट फैक्टर को उस मेंबर के बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीम मोमेंट आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है बीम मोमेंट निकालने का, बीटा मल्टीप्लाई बाय गर्डर मोमेंट फैक्टर, मतलब जिस बीम के लिए भी आप बीम मोमेंट निकाल रहे हो तो उस मेंबर के गर्डर मोमेंट फैक्टर को आप उस मेंबर के जॉइंट के बीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगा बीम मोमेंट, ठीक है। और स्टेप नंबर 7 के अंदर हमने बीम मोमेंट निकाल दिया, स्टेप नंबर 7 के अंदर हमने कॉलम मोमेंट निकाल दिया और स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने बीम मोमेंट निकाल दिया। और लास्ट में आपको क्या बनाना होगा, डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। जैसे हमारा कुछ इसी तरह से डायग्राम था ना, ठीक है। तो डायग्राम कुछ भी नहीं करना है आपको, बीम्स के लिए आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बीम मूवमेंट का डायग्राम। और अगर आपको कॉलम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो कॉलम के लिए आप इस तरह से बना देना, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा जो लास्ट मेथड था फैक्टर मेथड वो समझ आ गया होगा, कैसे करना है, कैसे कॉलम का मोमेंट निकालना है, कैसे बीम का मोमेंट निकालना है। क्विकली रिवाइज कर देता हूँ इसको मैं आपको। फैक्टर मेथड जो होता है पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड से मोर एक्यूरेट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तब ज़्यादा सुटेबल होगा जब वेरियस मेंबर की स्टिफनेस की प्रॉपर्टी डिफरेंट दे रखी होगी। इसको हम करेंगे कैसे, पहले स्टेप में हमें निकालना होगा गर्डर फैक्टर, ठीक है। दूसरी स्टेप में हमें निकालना होगा कॉलम फैक्टर। तीसरी स्टेप में हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी और टेबल ड्रॉ करेंगे तीसरी स्टेप के अंदर। और उस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम जॉइंट का होगा, सेकंड कॉलम जो है मेंबर्स का होगा, थर्ड कॉलम उसके फैक्टर्स का होगा, फोर्थ कॉलम उसकी हाफ वैल्यू ऑफ फैक्टर्स होगा अपोजिट एंड की, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम जो होगा उसमें हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया था और उसको स्टेप नंबर 4 में स्पेसिफाई कर दिया था, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम जो होगा हमारा सिक्स कॉलम जो होगा हमारा
वो होगा रिलेटिव स्टिफनेस का, उसको हमने स्टेप नंबर 5 में स्पेसिफाई कर दिया था। और 7th कॉलम के अंदर हमने क्या करा था, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 को मल्टीप्लाई किया, और कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7th कॉलम आ जाएगा, और 7th कॉलम को हम बोलते हैं कॉलम मोमेंट फैक्टर या बीम मोमेंट फैक्टर। इसको हमने स्टेप नंबर 6 में स्पेसिफाई कर दिया था। ठीक है, तो इस टेबल तक हमारी 6 स्टेप कंप्लीट हो गई थी, और 7th स्टेप में हमने कॉलम का मोमेंट निकाल दिया, और 8th स्टेप के अंदर हमने बीम का मोमेंट निकाल दिया। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेन एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।